हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे जो हमारा अभी तक टॉपिक हुआ है उसके ऊपर। तो अपना जो लास्ट टॉपिक था बेटा वो था आई थिंक कुलाम्स लॉ और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो जैसा कि हमने डिस्कशन किया है अभी तक कि कुलाम्स लॉ हमें क्या बताता है, दो चार्ज पार्टिकल के बीच का फोर्स निकालने के लिए बताता है। बट अगर दो से अधिक चार्ज पार्टिकल हों तो सिर्फ कुलाम्स लॉ सफिशिएंट नहीं है, उसके साथ साथ अपने को क्या ऐड करना पड़ता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, दोनों मिला करके फिर आप मल्टीपल चार्जेस के बीच में भी फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें एक टाइप का प्रॉब्लम मैंने बताया लास्ट लेक्चर में, एक और एग्जांपल देख लेते हैं उसके ऊपर, देन हम लोग दूसरे वैरायटी की क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, ओके, लेट्स सी। सी, तो आपके बुक से ही एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर है आपका 1.11। ठीक है, एग्जाम्पल 1.11। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, समझते हैं। टू फिक्स्ड चार्जेस प्लस 4q एंड प्लस q आर एट अ डिस्टेंस 3 मीटर अपार्ट। ठीक है, एक है प्लस 4q एंड एक चार्ज है प्लस q। ठीक है, और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 3 मीटर। 3 मीटर, आ रही मेरी बात समझ में। एंड आगे क्या बोलता है, एट व्हाट पॉइंट बिटवीन द चार्जेस अ थर्ड चार्ज प्लस q मस्ट बी प्लेस्ड टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन में फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ बेटा। दो चार्ज पार्टिकल है प्लस 4q प्लस q, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, 3 मीटर है। बोलता है कि इनके बीच में एक तीसरा पार्टिकल जिस पर चार्ज कितना है, प्लस q है, कहाँ पर रखूं। ठीक है, कहाँ पर रखूं कि इस पर ये जो चार्ज पार्टिकल है, ये जो तीसरी चार्ज पार्टिकल है वो इक्विलिब्रियम में हो। अब सबको पता होगा कि इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है। ठीक है बेटे, तो हमें नहीं पता तो हम मान लेते हैं कि ये कहाँ पर रखने बोल रहे हैं, x पर रखने बोल रहे हैं। ठीक है, तो बेटा इधर से अगर x हुआ तो इधर से क्या हुआ, क्योंकि टोटल 3 है तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स। क्लियर है बेटा, तो इसको इक्विलिब्रियम में रखना है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बेटा, नेट फोर्स होना चाहिए 0, इस पर टोटल फोर्स 0 होना चाहिए। तो अब आप ये सोचो कि इस पर कौन कौन फोर्स लगा रहा है, तो इस पर ये चार्ज फोर्स लगा रहा होगा। अब ये देखो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये इसको क्या करेगा बेटा, रिपेल करेगा। ठीक है, तो इस फोर्स को मान लो मैंने F1 बोला, तो F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, K इंटू दोनों का चार्ज 4q इंटू q अपॉन डिस्टेंस उनके बीच में क्या है बेटा, x का स्क्वायर। ये हो गया हमारा इसके कारण लगने वाला इस पर फोर्स। अब इसके कारण इस पे क्या होगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी इसको क्या करेगा बेटा, रिपेल करेगा। इस फोर्स को मान लो मैंने बोला F2, तो व्हाट विल बी F2, K इंटू Q अपॉन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये सेकेंड हो गया। तो बेटे ऑब्वियसली दिख रहा है कि इस चार्ज पार्टिकल पर ये दोनों जो फोर्सेस लग रहे हैं वो दोनों फोर्स क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है बेटा, तो इक्वल एंड अपोजिट होगा तो ये दोनों कैंसिल कर देगा और नेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने निकाल ही लिया है, इसको बस क्या करना है बेटा, बराबर कर देना है। तो F1 शुड बी इक्वल टू F2, देन क्या हो जाएगा ये। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में। तो F1 हमारे पास था K इंटू 4q इंटू q अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये है हमारे पास k इंटू q अपॉन 3 माइनस एक्स का स्क्वायर। क्या कैंसिल हो रहा है देखो तो, k q कैंसिल हो गया, क्या बचा बेटा, 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 माइनस एक्स का स्क्वायर। दोनों साइड रूट लगा देते हैं हम, तो ये बचेगा 2 बाई एक्स और ये बचेगा 1 बाई 3 माइनस एक्स।
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 2 जा 6 माइनस 2x इक्वल्स टू x, तो 6 इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा 3x, 3 से 2 तो x इक्वल्स टू क्या आया 2 मीटर आया। ठीक है बेटे, तो यहाँ से 2 मीटर की दूरी पर अगर हमने कोई चार्ज पार्टिकल Q रखा तो उस पर नेट फोर्स क्या होगा 0 होगा और वो चार्ज पार्टिकल क्या होगा इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, एक इस वेराइटी का क्वेश्चन आता है। क्लियर मेरी बात? चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इस तरीके के प्रॉब्लम्स आएंगे। फोर आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल, ठीक है, 4 आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल each of charge small q are placed at the 4 corners of a square of side length a. Find total force acting on a charge particle capital Q placed at center. सेंटर पर अगर हमने कैपिटल Q चार्ज रखा है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक स्क्वायर बनाना है हमें। ठीक है, इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर पर आइडेंटिकल चार्ज रखे हुए हैं, क्या Q Q Q एंड Q, और क्या बोलता है इसके सेंटर पर एक और चार्ज है कैपिटल Q। इस पर हमें टोटल फोर्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अच्छा, आप सबको पता होगा बेटा, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आप सबको पता है बेटा कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो मैंने मान लिया, समझो कि r मान लिया, r नो प्रॉब्लम। तो बेटे ये जो चार्ज कैपिटल Q है जिस पर हमें टोटल फोर्स निकालना है, तो हमें देखना पड़ेगा कि इस पर टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं, है ना, कौन कौन लगा रहा है। तो ऑब्वियसली आपको पता चल रहा है कि ये इस पर लगाएगा। तो बताओ बेटा ये इस पर किधर लगाएगा, तो ये इस पर लगाएगा भैया, है ना, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, रिपेल करेगा, तो इस तरफ एक फोर्स लग जाएगा। कितना होगा ये फोर्स? समझो कि मैंने F बोला, तो बेटा K, एक चार्ज कैपिटल Q, दूसरा चार्ज स्मॉल q, उसके बीच की डिस्टेंस r, तो K कैपिटल Q स्मॉल q बाय r स्क्वायर। तो इस तरफ क्या हो गया बेटा, F लग गया। अब सिमिलरली ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, अगेंस्ट, है ना, दोनों सिमिलर नेचर के हैं, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। चार्ज भी देखो वही दोनों है, डिस्टेंस भी उनके बीच में सेम ही है, तो ये फोर्स भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, ये फोर्स और ये फोर्स। सिमिलरली ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा बेटा, रिपेल करेगा इस तरफ, है ना, फिर से फोर्स सेम ही रहेगा। क्यों? वही सेम चार्ज Q कैपिटल Q और वही सेम डिस्टेंस स्मॉल r। ठीक है, अब ये वाला इसको क्या करेगा, ये वाला भी इसको रिपेल करेगा इस तरफ। ठीक है, अगेन सेम रहेगा मैग्नीट्यूड F। ठीक है, तो इस पर जितने भी फोर्सेस लग रहे थे वो हमने सारे लिख लिए, है ना। तो इस Q चार्ज पर क्या लग रहा था, इधर F, देन इधर F एंड इधर F। तो बेटा ये वाला इक्वल एंड अपोजिट, कैंसल, ये वाला और ये वाला इक्वल एंड अपोजिट, कैंसल। तो बताओ नेट फोर्स कितना हो गया बेटा, तो नेट फोर्स 0 हो गया। ठीक है, तो देखो हमने वेक्टर के हेल्प से बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है बेटे, आ रही बात समझ में? तो
इस तरीके से हम वेक्टर्स को यूज़ करते हुए प्रॉब्लम्स आसानी से बना सकते हैं। अब ये जो मैंने किया है ना, इस तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, है ना। मैं आपको एक नोट लिख के दे रहा हूँ, आप इसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं इस टाइप के प्रॉब्लम्स में, ठीक है। चलो क्या है ये नोट्स देखते हैं। बात करते हैं बेटा। अगर आपका जो सिस्टम है, आपका जो चार्ज का सिस्टम है, वो अगर सिमेट्रिक है, ठीक है, नोट if identical charges are symmetrically placed okay, if identical charges are symmetrically placed, then force at the charge placed at geometrical center due to all other charges is always zero, ठीक है। अगर आइडेंटिकल चार्जेस सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, ठीक है, सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, ऐसे सिचुएशन में उस सिस्टम के अगर सेंटर पर, जियोमेट्रिकल सेंटर पर कोई अलग चार्ज रखा है, तो उस चार्ज पर बाकी बचे, जैसे कि अभी हमने लिया था, है ना, अभी हमने लिया था स्क्वायर शेप था, ठीक है, स्क्वायर शेप था। इस पे हमने जितने भी चार्जेस रखे थे, देखो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, तो सारे क्या थे, आइडेंटिकल चार्ज थे, सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। देखो इधर से देखो, दोनों साइड बराबर बराबर, इधर से देखो, है ना, तो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है ना। तो अब इसका सेंटर, तो भाई इसका सेंटर क्या हो गया, ये हो गया। इस पर हम कोई भी चार्ज रख दे, 1 कूलम 2 कूलम या नॉन अननोन जो कुछ भी रख दे, ठीक है, उस पर जो है टोटल फोर्स क्या आना है, 0 आना है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्यू रखा था, देखा अपने, उस पर एफ क्या आया, 0 आया, ठीक है। सारी बात समझ में। इसी प्रकार से अगर मान लो मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, अगर मान लो हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पर क्यू क्यू और क्यू, ऐसा है ना, देखो आइडेंटिकल चार्जेस रख दिए, है ना, और इसका जो सेंट्रॉइड है, इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वो कहाँ पे होगा, सेंट्रॉइड पर होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर हमने कोई भी चार्ज रख दिया और बाकी चार्जेस के कारण इस पर फोर्स निकाल रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये 0 होगा, ठीक है, एफ क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर है। तो आप कोई भी ऐसा सिस्टम ले लेते हो, ये मान लो हमने एक, है ना, ये ले लिया हमने, सपोज क्या बोलते हैं, हेक्सागन ले लिया, तो हेक्सागन का क्या होता है बेटा, है ना, ये इसका सेंटर हो गया। अगर इस पर क्यू 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 क्यू, है ना, ऐसा आइडेंटिकल चार्ज हमने रख दिया, अब यहाँ पर कोई भी चार्ज रखूंगा तो उस पर नेट फोर्स क्या आएगा, 0 आएगा। तो ऐसा अगर सवाल है, आइडेंटिकल चार्जेस है और सेंटर पर जो चार्ज है उस पर फोर्स निकालना है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आंसर डायरेक्टली विल बी 0, ठीक है। डायरेक्टली हम इसके आंसर को क्या बोल सकते हैं, 0 बोल सकते हैं। ओके, क्लियर है मेरी बात। तो इसको आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो और इसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो व्हाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम। ओके, अब इसके अदर प्रॉब्लम्स कुछ और देख लेते हैं हम। लाइक आपकी बुक से ही एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या कह रहा है,
find charges, sorry, equal charges each of 20 microcoulomb, equal charges each of 20 microcoulomb, ठीक है, equal charges each of 20 microcoulomb are placed at x equal to 0, 2 centimeter, 4 centimeter, 8 centimeter and 16 centimeter on x-axis, find the force experienced by the charge at 2 centimeter. Find force experienced by charge at x equal to 2 centimeter, ठीक है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये मान लो x एक्सिस है हमारा, ये आपका 0 है, ये आपका 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, फिर ये 8 सेंटीमीटर एंड लेट्स से दिस इज 16 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से हर एक पर क्या है, इक्वल चार्जेस 20 माइक्रोकूलम का रखा हुआ है। मैं यहाँ पर Q नेमिंग कर देता हूँ, तो यहाँ Q है, यहाँ Q है, यहाँ Q है और यहाँ Q है, ठीक है। किस पे निकालना है हमको, बोलते हैं जो x बराबर 2 सेंटीमीटर पर है, x बराबर 2 सेंटीमीटर पर कौन है, ये है, इसके ऊपर हमें टोटल फोर्स निकालना है, ठीक है, इसके ऊपर टोटल फोर्स निकालना है। तो चलो इसके ऊपर टोटल फोर्स निकालते हैं। तो कौन कौन लगाएगा भाई इसके ऊपर फोर्स, ये और ये लगाएगा। देख लेते हैं कौन कैसे लगाएगा। तो बेटे सबसे पहले ये बताओ, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, नो प्रॉब्लम। ये क्या है बेटा, Q, ये भी क्या है, Q है, दोनों पर सिमिलर चार्ज है। तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा इस तरफ, है ना, ओके। और ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा इस तरफ। आ रही बात समझ में। ये Q और Q बराबर है, ये भी दोनों चार्ज बराबर है, इनके बीच का डिस्टेंस और इनके बीच का डिस्टेंस बराबर है। तो ये जो दोनों फोर्स होने वाला है वो क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है। तो ये एक दूसरे को बराबर है और अपोजिट भी है, तो ये दोनों फोर्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया बेटा। तो इसका जो इफेक्ट है और इसका जो इफेक्ट है यहीं पे खत्म हो गया। इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। अब बचा कौन भाई, ये वाला, ये इस पर लगाएगा और ये इस पे लगाएगा, ठीक है। तो ये जो इस पे लगाएगा, बताओ किधर लगाएगा, ये इस पे किधर लगाएगा, तो ये भी Q है, ये भी Q है, आइडेंटिकल चार्ज है, रिपेल करेगा, तो ये इस पे इस तरफ लगाएगा। तो कितना हो जाएगा, मान लो मैंने F1 नाम दिया, तो F1 बराबर क्या होगा बेटा, K इंटू दोनों चार्ज Q इंटू Q अपॉन यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताओ कितनी है, 2 से 8 सेंटीमीटर यानी 6 सेंटीमीटर, है ना, 2 से 8 सेंटीमीटर यानी 6 सेंटीमीटर। तो 6 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। समझ गए, आगे बात समझ में। तो ये इसके कारण निकल गया। अब इसकी वजह से इसका हो गया काम भाई, है ना, ठीक है। अब इसके कारण देखो, वो भी ये दोनों आइडेंटिकल चार्ज है, ये भी क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। इस फोर्स को मैंने मान लो F2 कह दिया, तो F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, K इंटू Q अपॉन यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 से 16 कितना हो गया बेटा, 14 हो गया। तो 14 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो ये सब तो ये दोनों तो पहले से वो हो चुके थे, है ना, कैंसिल हो चुके थे, इसके कारण बस बचा था, तो इन दोनों का हमने निकाल लिया, ठीक है। तो इनका ये दोनों चूंकि सेम ही डायरेक्शन में है, ये भी इधर था, ये भी इधर था, तो F नेट क्या हो जाएगा बेटा, जुड़ जाएगा दोनों। तो नेट फोर्स कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ दो, तो देखो बेटा KQ² क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो KQ² कॉमन हो गया, है ना, अपॉन 10⁻² का होल स्क्वायर भी कॉमन हो गया, तो 10⁻⁴ हो गया।
6 का स्क्वायर क्या बचा बेटा 1/36, और इधर हो गया 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196, ये 196 ऐसा हो जाएगा। अब सारी वैल्यूज रख दो बेटे। k की वैल्यू क्या थी 9 इंटू 10⁹, q की वैल्यू कितनी है 20 माइक्रो कूलाम, सो 20 इंटू 10⁻⁻6 का स्क्वायर अपॉन 10⁻⁴, और ये 1/36 अपॉन प्लस 1/196 है ना, 1/36 प्लस 1/196। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, आ जाएगा आपको आंसर। आगे बात समझ में? तो कैसे प्रोसीड करना है, कैसे आपको सिंप्लीफाई करना है, समझ में आ रहा है आपको? ओके, सिंप्लीफिकेशन कर लोगे बेटे? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, एग्जांपल 1.10, एग्जांपल 1.10 क्या कह रहा है 5 point charges each of plus q are placed on 5 vertices of a regular hexagon of side A। एक रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है, ये हमने एक रेगुलर हेक्सागन बना लिया। ओके, और इसके 5 वर्टाइसेस पर आइडेंटिकल चार्ज रख दिया। कितना Q Q Q Q एंड Q, ठीक है। What is the magnitude of force on a point charge of value -q coulomb center of the hexagon? इसके सेंटर पर, ओके, इसके सेंटर पर एक -q चार्ज रख दिया गया। इस पर नेट फोर्स क्या होगा, F नेट निकालना है, ठीक है, नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज। तो कैसे करेंगे बेटा, हाउ टू डू दिस? सी, ध्यान से समझो, इसको दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। एक तो आप ऐसे सोच सकते हो लॉन्ग तरीके से, ये प्लस ये माइनस क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा, इस तरफ फोर्स लगाएगा। ये माइनस ये प्लस, ये भी क्या करेगा, इधर अट्रैक्ट करेगा। ये माइनस ये प्लस, ये भी क्या करेगा, इधर अट्रैक्ट करेगा। ये प्लस ये माइनस, ये भी क्या करेगा, इधर अट्रैक्ट करेगा। ये प्लस ये माइनस, ये भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ऐसे इतने सारे फोर्सेस लग रहे हैं। अब देखो हर एक में इनके बीच जो फोर्स लगेगा के क्यू क्यू अपॉन ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस, सारे डिस्टेंस सेम है ना, तो सारा पेयर ऑफ चार्ज भी सेम है। हर एक पेयर चार्जेस का क्या है, सेम है, वही क्यू क्यू है ना, और सबके बीच का डिस्टेंस भी सेम है, तो ऑल फोर्सेस आर इक्वल, है ना, ऑल फोर्सेस आर इक्वल। तो ये F ये F ये F ये F और ये F, और उस F की वैल्यू क्या है, अगर मैं इसको इसका दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है, साइड लेंथ A दिया हुआ है, ठीक है बेटा, आपको पता ही है ना, इसमें ये भी क्या होंगे, ये होंगे, और ये भी क्या होंगे, ये ही होंगे, ठीक है। तो क्या हो गया बताओ बेटे, K इंटू Q अपॉन A स्क्वायर, सारे फोर्सेस ऐसे ही हैं। तो बेटे ये और ये क्या है, देखो इक्वल एंड अपोजिट, कैंसल आउट। ये और ये क्या है, इक्वल एंड अपोजिट, कैंसल आउट। इसको कैंसिल करने वाला कोई नहीं है, तो यही आपका नेट फोर्स हुआ। तो देखो नेट रूप से क्या हो गया, इस तरफ एक फोर्स लग रहा है F, बाकी सब कैंसिल आउट हो गया। और ये F कितना था बेटा, K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर, सो दिस इज द नेट फोर्स, ठीक है। आ रही बात समझ में? अच्छा, इसको दूसरे तरीके से कैसे सोच सकते हैं, डायरेक्ट अगर सोचना है तो अभी मैंने आपको बोला था कि अगर ये होता, सिमेट्रिक होता है ना, सिमेट्रिक होता तो इस पर नेट फोर्स क्या होता, जीरो होता है ना, इस पर नेट फोर्स क्या होता,
जीरो होता। आ रही बात समझ में? क्लियर है मेरी बात? तो आप मान लो कि ये पूरा है, मतलब यहाँ भी एक चार्ज है आइडेंटिकल, ठीक है, तो इस पर नेट क्या हो जाना चाहिए था? जीरो हो जाना चाहिए था, है ना? इस पर नेट क्या हो जाना चाहिए था? जीरो हो जाना चाहिए था। तो बाकी सब चीज तो क्या बोलूं, यही ठीक है। ओके, ठीक है, इसी को ऐसे ही आपको इसको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से हमने क्या बोलते हैं, इस पर कितना नेट फोर्स लगेगा वो देखो आसानी से आ गया। ओके, अब तो अभी तक जो हमने लिया बेटा उसमें क्या था? आइडेंटिकल चार्जेस थे, है ना? अब आइडेंटिकल नहीं रहा, अलग अलग चार्जेस हैं, तो क्या करेंगे? ठीक है, ऐसा एक एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ ऐसे एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें आइडेंटिकल नहीं है। फॉर एग्जांपल 1.12, ठीक है, एग्जांपल 1.12, इसमें क्या कह रहा है कि 3 चार्जेस 1 माइक्रोकुलम -2 माइक्रोकुलम एंड 3 माइक्रोकुलम, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यहाँ पर हमने एक Q1 चार्ज रखा है 1 माइक्रोकुलम का प्लस में, देन यहाँ पर Q2 रखा है और इसकी वैल्यू है -2 माइक्रोकुलम, एंड देन Q3 है 3 माइक्रोकुलम, 3 प्लस में है 3 माइक्रोकुलम, और ये जो साइड लेंथ है वो है 1 मीटर सारे, है ना, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब क्या चाहिए आपको? बोल रहा है फाइंड द नेट फोर्स ऑन Q1, कहाँ पे निकालना है? Q1 पर। फाइंड नेट फोर्स ऑन Q1, क्लियर? ऐसा आपका क्वेश्चन है, नो प्रॉब्लम। Q1 पे तो हमारा इंटरेस्ट का चार्ज क्या है? Q1 है ना? इसके ऊपर मुझे टोटल फोर्स निकालना है। तो बेटे ऑब्वियस सी बात है, इस पर जो टोटल फोर्स होगा वो कौन कौन लगाएगा? ये इस पर लगाएगा और ये इस पे लगाएगा, है ना? क्लियर है? तो चलो देख लेते हैं कौन कैसे लगा रहा है, कितना लगा रहा है। तो पहले मैं इसके कारण इस पे निकालता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है बेटा? पॉजिटिव, और ये क्या है? ये भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा, तो इस पर लगेगा इस तरफ फोर्स। मैं इस फोर्स को क्या नाम दूं बेटा? 1 पर 3 के कारण, तो मैं इसको बोलूंगा F13, है ना? F13। कुछ दिक्कत है? मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बेटा? K Q1 Q3, है ना? Q1 Q3 अपॉन L कितना है बेटा? 1 है, तो 1 का स्क्वायर, जरूरत नहीं लिखने का, तो क्या हो गया? K Q1 Q3। अब ये वाला इस पर क्या करेगा बेटा? ये माइनस है और ये प्लस है, तो अट्रैक्ट करेगा, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा? इस तरफ लगेगा। इसको मैं क्या बोलूं, क्या नाम दूं बेटा? 1 पर किसके कारण? 2 के कारण, तो F12 हो गया। कितना हो जाएगा बेटा? K Q1 Q2 अगेन R यहाँ पर भी क्या है? 1 है। तो बेटा ये जो Q1 चार्ज था उस पर इस तरीके से 2 फोर्सेस लग रहे हैं। तो बेटा 2 फोर्सेस जब किसी पार्टिकल पे लगते हैं और उसका मुझे टोटल निकालना है, तो क्या करूंगा? वेक्टर सम यूज कर लूंगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि हम वेक्टर सम निकाल लें। 2 फोर्सेस का वेक्टर सम निकालना बहुत अच्छे से हमें आता है ना? क्लास 11th में पूरा हमने इसको अच्छे से सीखा है।
ठीक है, तो बेटा क्या है हमारे पास, एक फोर्स है इस तरीके से, नाम है इसका F12, और एक फोर्स है हमारा इस तरीके से, नाम है इसका F12। तो क्या लगाओगे इसमें बताओ? ये एंगल मुझे बता सकते हो, है ना बेटा? तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेटा, 60 60 एंड 60। तो ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 120 डिग्री। तो ये एंगल कितना है इसके बीच में, 120 डिग्री है। ठीक है, तो क्या यूज कर लोगे बेटा इसमें, आप पैरेललोग्राम लॉ यूज कर लो, है ना? तो यहां से आपको ये मिल जाएगा क्या, फोर्स, नेट फोर्स। ठीक है, नेट फोर्स याद करो बेटा, क्या होता था फॉर्मूला नेट फोर्स निकालने का, है ना? तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो F1 स्क्वायर यानी F13 का स्क्वायर, तो इसको क्या कर लो आप, कैलकुलेट कर लो। ये कितना था बेटा, 9 इंटू 10⁻⁹, और Q1 और Q2 कितना है, देखो Q1 है आपका 1 माइक्रो, मतलब क्या होता है बेटा, -6, और Q3 कितना है 3 एंड 10⁻⁻6। तो कितना हो जा रहा है बेटा, 9 3 27, और 6 6 12 और 9, तो 10 क्या बच जाएगा, -3। सिमिलरली इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 इंटू 10⁹, Q1 कितना है 1 माइक्रो यानी 10⁻⁻6, और Q2 कितना है 2 माइक्रो यानी 2 इंटू 10⁻⁻6। 9 2 क्या हो गया बेटा 18, और 10⁻⁻3 न्यूटन। तो रख दें F1 और F2 की वैल्यू, सो कम्स टू बी 27 10⁻³ का, 27 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर प्लस 18 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 27 इंटू 10⁻³ इंटू 18 इंटू 10⁻³ इंटू कॉस 120 डिग्री। तो बेटा इसमें से 10⁻³ के स्क्वायर में से 10⁻³ बाहर आ जाएगा, क्या बच जाएगा 27 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 27 इंटू 18 कॉस 120 कितना होता है बेटा, सबको पता होगा -1/2। ठीक है, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, 10⁻³ स्क्वायर रूट 27 स्क्वायर 18 स्क्वायर -27 इंटू 18 है, 27 इंटू 18। तो आगे आप सिंप्लीफाई कर लेना, दिस विल बी योर नेट फोर्स। ठीक है बेटा, आगे सिंप्लीफाई कर लोगे। तो देखो आपको इसमें भरपूर जो है वेक्टर का उपयोग है, जितना अच्छा आपका वेक्टर होगा उतने अच्छे से आप इन सब सवालों को सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है? चलो एक और एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे, देन हम लोग आगे की चीजें देखेंगे। ठीक है, चलो तो बेटा अभी तक जो हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का फोर्स ही है ना। हमने कई सारे फोर्सेस पढ़े हैं, जब हम क्लास 11th में थे तो एक हमने चैप्टर पढ़ा था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। वहाँ पर हमने जो अलग अलग प्रकार के फोर्सेस हैं, है ना, जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होते हैं उसके बारे में पढ़ा था। तो जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड फोर्सेस थे उसमें हमारा था भाई नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, है ना, नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, टेंशन था। ठीक है, तो ये सब कॉमनली यूज्ड फोर्सेस थे। उसके बाद हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा, है ना, और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये भी एक प्रकार का
फोर्स है। तो एनएलएम में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त जैसे आप फोर्सेस को अप्लाई करते थे, उसको ब्रेक करते थे, इक्वेशन बनाते थे और सॉल्व करते थे फ्री बॉडी डायग्राम बना करके, सिमिलरली यहाँ पर भी आपको एनएलएम के चीज़ें यूज़ करनी है। बस एक एक्स्ट्रा फोर्स हो गया है ना, फोर्स को फ्री किसी भी बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना करके हम उसको सिंप्लीफाई किया करते थे। तो सेम वे में यहाँ पर भी हमें करना है। आ रही बात समझ में? तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि इनका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एक्चुअल में हमारे प्रॉब्लम्स में कैसे यूज होगा। ठीक है, ये एक फोर्स हो गया, एक्स्ट्रा फोर्स है ना, स्प्रिंग फोर्स था, नॉर्मल फोर्स था, नॉर्मल रिएक्शन था, टेंशन था, है ना, ये सारे जैसे फोर्सेस थे वैसे ही ये एक और फोर्स है। ठीक है, सेम सेम वे में अपने को यूज करना है। तो चलिए एक आध क्वेश्चन लेकर के हम लोग समझेंगे इसको। फॉर एग्जाम्पल देखो आपके बुक में एक प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल नंबर 1.14, एग्जाम्पल 1.14। ओके, सी क्या कहता है ये क्वेश्चन? टू आइडेंटिकल हीलियम फिल्ड बलून्स, टू आइडेंटिकल हीलियम filled balloons A and B fastened to a weight of 5 gram, to a weight of 5 gram by threads floats in equilibrium as shown in figure, फिगर क्या है? ये दो बलून हो गए, ठीक है, ओके। इनसे जो है धागे से एक वेट है ना, जो कितना है 5 ग्राम है, वो लटक रहा है। ठीक है, ये बलून ए है और ये बलून बी है। कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच बलून। लेट इस पर चार्ज Q है और इस पर भी चार्ज Q है, क्योंकि आइडेंटिकल है तो दोनों पे चार्ज क्या होगा? सेम होगा, है ना। तो हमें ये Q की वैल्यू निकालनी है कि कितनी चार्ज है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 0.6 मीटर है। क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत है, सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ये मीटर है। ठीक है, 0.6 मीटर। एंड ये जो थ्रेड है वो कितनी लंबाई का है? 1 मीटर का है। दिस इज 1 मीटर। ओके, बाय थ्रेड्स। आगे और क्या दिया हुआ है? कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच बलून्स अज्यूमिंग दैट दे कैरी इक्वल चार्जेस। ठीक है, एज्यूमिंग दैट दे कैरी इक्वल चार्जेस। तो इक्वल चार्जेस हमने ऑलरेडी ले लिया है। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। क्या बोल रहा है? सिस्टम क्या है? इक्विलिब्रियम में है ना। सिस्टम क्या है? इक्विलिब्रियम में है। तो क्या करें? सबसे पहले, ठीक है, पूरा एनएलएम। अब क्या है? पूरा एनएलएम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, जैसे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। तो बेटा इसका क्या लगेगा नीचे, है ना, इसका वेट लगेगा 5 ग्राम को क्या लिख सकते हो बेटा? 5 इंटू 10⁻³ kg, और उसका वेट क्या हो जाएगा? इंटू जी। जी कितना होता है? 10। ठीक है, 10 ले लेते हैं, तो इतना हो गया आपका वेट W, है ना। तो यहाँ पर भी वही लगेगा W। यहाँ क्या लगेगा बेटा? टेंशन। इधर क्या लगेगा? टेंशन लगेगा। कुछ दिक्कत? अब हमें क्या करना पड़ेगा? ये
एंगल पता होनी चाहिए हमें, ठीक है। अगर ये एंगल हमें पता चल जाए जैसे कि थीटा, ठीक है, तो क्या ये थीटा हमें पता चल सकता है? यस, ये हमें पता चल सकता है। कैसे पता चलेगा? तो ये देखो, चूंकि 0.6 मीटर है टोटल, तो ये कितना हो जाएगा 0.3 मीटर, और ये कितना है 1 है, तो ये पता चल जाएगा, है ना बेटा। पाइथागोरस यूज करके, तो पाइथागोरस यूज करके इसको अगर मैं y बोलूं तो y बराबर क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर माइनस 0.3 का स्क्वायर, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इट विल कम टू बी 0.954, ठीक है। 1 का स्क्वायर माइनस 0.3 का स्क्वायर क्या आएगा, 0.954, ठीक है, ऐसा आएगा। ये वैल्यू मिल जाएगी अपने को। देखो, मैं बार बार कहता हूँ कि आपके नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे कैलकुलेशंस रहेंगे जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो डोंट पैनिक विद दी सच कैलकुलेशंस, ठीक है। बस आप प्रोसेस समझो, ठीक है। तो ये 0.954 ये चीज़ आ गया। तो अब हमारे लिए थीटा निकालना, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, तो अब थीटा निकालना कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आसानी से हम थीटा निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ का अगर आप एफबीडी बनाओ, ठीक है, तो इधर क्या लग रहा है W, इधर क्या लग रहा है टेंशन, इधर भी क्या लग रहा है टेंशन, ये एंगल कितना है थीटा। तोड़ो बेटा, इधर क्या आ जाएगा T cos थीटा, इधर क्या आ जाएगा T sin थीटा। इसको भी तोड़ोगे तो फिर से T cos थीटा, तो ये क्या हो गया 2T cos थीटा, और इधर क्या आएगा T sin थीटा, ठीक है बेटे। तो ये T sin थीटा और ये T sin थीटा इक्वल एंड अपोजिट है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब क्या बचा, ऊपर 2T cos थीटा और नीचे W, है ना। तो क्या आ जाएगा बेटा इसमें 2T cos थीटा वुड बी इक्वल्स टू W, ठीक है। तो 2T cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos थीटा देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस कितना है अपने पास y, है ना, बेस कितना है y अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है 1 इक्वल्स टू क्या आ गया W, ठीक है। तो टेंशन जो है वो आ जाएगा W अपॉन 2y, ठीक है, W अपॉन 2y। ये यहां से हमें एक इक्वेशन मिला। अब इसके पास आ जाओ, ठीक है, इसके पास आ जाते हैं। तो ये जो बलून है उस पर क्या होगा, देखो तो इस पर और इस पर चार्जेस है, चार्जेस की वजह से क्या होगा, ये दोनों इक्वल चार्ज है ना, तो रिपेल करेंगे, तो इधर एक फोर्स लगेगा और इधर एक फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो इधर एक फोर्स लग गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। कितनी होगी इस F की वैल्यू, तो भाई K इंटू क्यू, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन रेडियस कितना है, इसके बीच की दूरी कितनी है 0.6 का स्क्वायर, 0.6 का स्क्वायर, इतना एक फोर्स लग गया, प्लस क्या हो रहा है एक टेंशन लग रहा है इधर, है ना, और क्या लग रहा है इधर एक टेंशन लग रहा है, और क्या होगा बेटा, और क्या होगा एक बायंसी फोर्स लग रहा होगा, F बायंसी। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। तो बेटे ये जो थीटा है, और अगर मैं इसको ऐसा बना लूं तो ये थीटा और ये थीटा सेम हो जाएगा क्या, है ना, तो ये थीटा जो है वो सेम हो गया। अब t को कंपोनेंट तोड़ो, तो इधर क्या आएगा बेटा t cos थीटा, और इधर क्या आएगा t sin थीटा, है ना। तो बायंसी जो है इसके बराबर होना चाहिए और फोर्स जो है इसके बराबर होना चाहिए, तो देयरफॉर, है ना, तभी इक्विलिब्रियम में होगा, तो ये फोर्स इसके बराबर आना चाहिए, t sin थीटा शुड बी इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन 0.6 का स्क्वायर, है ना। तो चलो t आया था हमारे पास, क्या देखो t आया है हमारे पास W अपॉन 2y, और साइन थीटा क्या हो जाएगा बेटा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है 0.3 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है 1 इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन 0.6 का स्क्वायर, ऐसा हो गया, ठीक है। तो बेटे अपने को क्या चाहिए, ये चीज चाहिए, तो ये चीज एक तरफ रख लो, बाकी चीजें उधर ले जाओ।
तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा W/2y 0.3, है ना, W/2y 0.3, ये चला जाएगा उधर 0.6 का स्क्वायर अपॉन ये के आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो इतना कुछ हो गया। अब अपने को बस सिंप्लीफाई करना है ना, W की वैल्यू रखनी है, Y की वैल्यू रखनी है। तो W कितना बेटा, ये है, तो बेटा इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा 5 × 10⁻², तो 5 × 10⁻² अपॉन 2 × y देखो कितना आया था 0.954 इंटू 0.3 इंटू 0.6 का स्क्वायर, 0.6 का स्क्वायर अपॉन के कितना है बेटा 9 × 10⁻⁹, 9 × 10⁻⁹। ये देखो हमारा सारा डेटा आ गया। अब बस सिंप्लीफाई करना है ना, तो बाकी चीजें मैं हटा देता हूँ। So we are having q square इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है बेटा, 5 × 0.3 को क्या लिख सकता हूं मैं 1.5 लिख सकता हूं, तो 1.5 इसका काम हो गया, इसका काम हो गया इंटू 10⁻² इंटू 0.6 का स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं 36 × 10⁻² है ना, ठीक है 36 × 10⁻² अपॉन 2 × 0.954, तो ये हो जाएगा अपना 2 × 0.954 ऐसे ही रहने देता हूँ इंटू 9 × 10⁻⁹, ठीक है। तो बेटे इसको हटाया मैंने, क्या हो गया 10, तो 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 9, 3 से 12, ठीक है, तो 2 से 6, ठीक है, 6 × 5 हो गया आपका 30, 30 × 10⁻⁻4 ऊपर हो गया, और 0.954 इंटू 9 × 10, तो ये और ये भी गया, ठीक है, तो 3/0.954 और ये हो गया 10⁻⁻13, ठीक है, -30। ये इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो q = स्क्वायर रूट हो जाएगा, है ना, स्क्वायर रूट हो जाएगा, इसको अप्रॉक्स में 0.96 ले लेते हैं, तो 3/0.96 10⁻⁻13, ठीक है। इसमें से अगर मैं इसको -12 लिखूं और यहाँ 10 लाऊं तो भी चलेगा, तो इस -12 में से क्या बाहर आ जाएगा बेटा -6 बाहर आ जाएगा। अब बच गया आपके पास 3/9.6, ठीक है, 3/9.6। आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, इतना कूलम आपका क्या आ जाएगा चार्ज आ जाएगा, ठीक है, इतना कूलम आपका चार्ज आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, ओके। चलो एक और एग्जांपल ले लेंगे हम लोग। लाइक क्वेश्चन दिया हुआ है 2 आइडेंटिकल balls each having a density rho are suspended, एग्जाम्पल नंबर 1.18, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1.18, ठीक है। क्या क्वेश्चन कहता है 2 आइडेंटिकल balls are
balls each having a density rho, balls each having a density rho are suspended from a common point. are suspended from a common point By two insulating strings of equal length. by two insulating string of equal length. Both the balls have equal mass and charge. Both the balls have equal mass and charge. Equal mass and charge. In equilibrium, each strings make an angle theta. In equilibrium, both strings make equal angle theta with vertical. Now both the balls are immersed in a liquid. Now both the balls are immersed into liquid. As a result, the angle theta does not change. As a result, angle theta does not change. Okay. The density of liquid is Sigma. The density of liquid is sigma. find the dielectric constant of the liquid. Find the dielectric constant of liquid. ओके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है। क्लियर। डायग्राम की बात करें तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से है। ये एक पॉइंट हुआ जहां से सस्पेंड किया गया है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये एक और ये दूसरा, ठीक है, इस तरीके से रह रहा है। ये एंगल क्या है, थीटा है। ये एंगल भी क्या है, थीटा है। और इसकी लेंथ क्या है, इक्वल है। मास और चार्ज दोनों पर सेम है, m और q। पहले ये क्या था, एयर में था, है ना। पहले क्या है, एयर में है। Both the balls have equal mass and charge. In equilibrium, both strings make equal angle theta with the vertical. Now both the balls are immersed into liquid. तो अभी का सिचुएशन ये है। तो क्या होगा, सोचो पहले। ये जो डिस्टेंस है, सपोज मैंने बोला कि ये डिस्टेंस क्या है भैया, x है, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या है, x है। तो क्या क्या होगा, देखो। सबसे पहले नीचे क्या लगेगा बेटा, mg लगेगा, है ना। नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा। इनके बीच में क्या लगेगा, एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा। कितना हो जाएगा वो रिपल्सिव फोर्स, F इक्वल्स टू K इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये, और इधर क्या लग जाएगा बेटा, टेंशन, ठीक है। ये टेंशन, ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। ओके, तो पहले सिचुएशन में ये है कंडीशन, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो बेटा। टी को तोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, इधर टी कॉस थीटा एंड इधर क्या आ जाएगा, टी साइन थीटा, है ना। ऐसा हो रहा है। तो बेटा टी साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, टी इक्विलिब्रियम में है ना, तो टी साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, इस फोर्स के,
तो के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और टी कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, एम जी के बराबर हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन हो गया। दोनों को डिवाइड कर दो बेटा, टी और टी चला जाएगा, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या आया देखो, के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एम जी, है ना, ये ऐसा आया। इसको मैंने मान लो बोल दिया ए, इक्वेशन नंबर ए, ये पहला सिचुएशन था। अब क्या हुआ बेटा, इस पूरे सिस्टम को एक लिक्विड में डाल दिया जिसकी डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है वो हमें निकालना है, ठीक है। तो चलो प्रॉब्लम वाले पार्ट को मिटा देता हूँ। ओके, सी। अब जब सेकेंड टाइम जब हमने इसको लिक्विड में डुबा दिया तो क्या होगा, तो बोल रहा है कि अब भी इसके बीच का जो एंगल है वो सेम ही है, ठीक है, ये अब भी क्या है, थीटा है। आ रही बात समझ में। अब जब ये अब भी थीटा है तो इसका मतलब इसके बीच में जो डिस्टेंस था वो नहीं चेंज हुआ, है ना, ये अब भी क्या है, एक्स ही रहेगा। जो नीचे वेट लग रहा था mg वो तो लगेगा, ओके। इधर जो टेंशन लग रहा था वो भी लगेगा, उधर जो टेंशन लग रहा था वो भी लगेगा। यहाँ पर चेंज क्या हुआ, चेंज ये हुआ कि अब जो इनके बीच में ये लग रहा था, क्या फोर्स लग रहा था, जैसा कि मैंने पहले बोला है कि जब आप मीडियम में जाते तो फोर्स क्या हो जाता है ना, 1/k हो जाता है, ठीक है, 1/k हो जाता है। तो जो पहले फोर्स था उसको f/k कर देते हैं। तो बेटा यहाँ पर जो k क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर था उसको हम नॉर्मली f रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये f/mg हो जाएगा, सीधा सीधा f/mg। तो पहले जो f था अब वो क्या हो गया, f/k हो गया। साथ में क्या होगा बेटा, साथ में क्या होगा, एक बायंसी फोर्स लगने लगेगा, है ना, अब एक बायंसी फोर्स भी लगने लगेगा, क्लियर। तो यहाँ पर एक बायंसी भी लगने लगा, तो ये तो सिचुएशन हो गया, है ना, इतनी सारी चीजें हैं। अब तो बेटा ये जो थीटा है वो थीटा ये हो जाएगा। अब देखो तोड़ो इसको, इधर क्या आ जाएगा बेटा, टी कॉस थीटा, इधर क्या आ जाएगा, टी साइन थीटा, है ना, और ये एम जी है आपका। तो अब जो अभी भी इक्विलिब्रियम में है तो ये किसको बैलेंस करेगा, इसको, और ये दोनों मिलकर के किसको बैलेंस करेगा, इसको। तो हमने क्या लिखना है, टी साइन थीटा शुड बी इक्वल्स टू f/k and t cos theta plus f/c should be equal to mg। तो बेटा यहाँ से t cos theta will be equal to mg minus c, है ना। तो यहाँ से मैं इसको इक्वेशन 3 बोलता हूँ, इसको इक्वेशन 4 बोलता हूँ, दोनों को डिवाइड करता हूँ, तो t sin theta अपॉन t cos theta will be equals to f/k अपॉन mg minus f/c, है ना, ऐसा हो जाएगा। ये टेंशन कैंसिल हुआ, ये टेन थीटा आया, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या आया देखो, f/k mg माइनस c, है ना, ऐसा हो गया। इसको बोलता हूँ इक्वेशन नंबर बी, ठीक है बेटा। तो अब अगर आप इक्वेशन ए और इक्वेशन बी देखो, है ना, इक्वेशन ए आया था, इक्वेशन बी आया था, दोनों में टेन थीटा तो सेम ही है बेटा, क्योंकि थीटा नहीं चेंज हुआ था। टेन थीटा LHS सेम है, तो RHS को क्या कर सकते हैं अपन, सेम कर सकते हैं। जब RHS को हम सेम करते हैं तो क्या हो जाएगा देखो, RHS को सेम किया तो f/mg आया था पहले, वो इक्वल टू हो जाएगा किसके, f/k इंटू mg माइनस f/c। क्या कटा, ये f और ये f कट गया, ठीक है, ये इधर जाएगा, k mg माइनस f/c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mg, है ना, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mg। अब बेटे आपको पता है कि मास क्या होता है, मास कैसे निकालोगे, बॉडी का वॉल्यूम
इंटू बॉडी की डेंसिटी, बॉडी की डेंसिटी क्या थी, रो था, तो v इंटू रो, तो ये चीज क्या हो जाएगा बेटा, v रो g। बाइन सी क्या होता था, बाइन सी क्या होता था बेटा, f बाइन सी, बॉडी की वॉल्यूम, लिक्विड की डेंसिटी इंटू g, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, v सिग्मा g। ओके, v सिग्मा g, आ रही बात समझ में। और इधर हो गया आपका अगेन m के बदले हम क्या लिखेंगे, v रो g। तो देखो k इक्वल टू क्या है, v सिग्मा g अपॉन, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, v g कॉमन ले सकते हैं, और रह जाएगा क्या, रो माइनस सिग्मा। तो v और g और v और g कैंसिल हो गया, k बराबर बचा बेटे रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। ठीक है, तो ये देखो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया, रो अपॉन रो माइनस सिग्मा, करेक्ट आया। ठीक है, रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। सो दिस इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द गिवन लिक्विड। ओके, तो बेसिकली बेटे मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर आपका एनएलएम अच्छा है, अगर आपका वेक्टर अच्छा है, आपको फोर्स रिजॉल्व करना अच्छे से आता है, और आपको एनएलएम के इक्वेशन अच्छे से सॉल्व करना आता है, आपको समझ में आता है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो आपको ये सारी चीज़ें काफ़ी आसान लगेगी। अगर ये सब वीक है तो आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में, क्लियर है। तो ये चीज़ें हमने अभी तक किया। डाउट सेशन में बहुत कम बच्चे आते हैं, ये बहुत गलत बात है। ठीक है, आप सबको डाउट सेशन में कंपल्सरीली प्रेजेंट होना है। ठीक है, अगर आप नहीं आओगे डाउट सेशन में, अब आप मिस करने वाले हो, क्योंकि मैं अब ज़्यादातर प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला पार्ट जो है वो डाउट सेशन में ही लूँगा। ठीक है, तो बी रेडी। ओके, डाउट सेशन कंपल्सरीली अटेंड करना है, आज का तो बिल्कुल ही करना है। ठीक है, ओके, तो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। ओके, बाय बाय बच्चों।